हे गाइस, दिस बॉय इज़ रोहित सोनू और आज एसी का 5th लेक्चर है। ये पार्ट 5 वीडियो है। अगर आपने एसी का 4th लेक्चर तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे अपलोडेड 4 वीडियो को देख सकते हैं और फिर आके इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट कि एसी सर्किट में पावर का क्या वैल्यू होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर डीसी सर्किट होता था तो पावर का क्या वैल्यू होता था? पावर होता था हमारा वोल्टेज इंटू करंट। लेकिन एसी सर्किट है तो पावर का जो वैल्यू होता है वी आई, उसके साथ एक पावर फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं कॉस फाई, यानी कि वी आई इंटू कॉस फाई हो जाता है। और यहाँ पे जो वी और आई होता है उसे हम आर एम एस वैल्यू लेते हैं, यानी कि वी आर एम एस लेंगे और आई आर एम एस लेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे। क्या है? इन डीसी सर्किट पावर इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू वी आई, बट इन एसी सर्किट्स सिंस there is some phase angle between voltage and current, power is defined as the product of voltage and that component of the current which is in phase with the voltage। यानी यही कह रहा है कि जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, कौन सा आएगा? तो फेज का आएगा, और वही फेज़ के रिस्पेक्ट में बात किया गया वोल्टेज और करंट के फेज़ का। तो क्या फार्मूला बनता है? P इज़ इक्वल टू वी आई कॉस फाई बनता है। और भी कौन सा? तो वी आर एम एस। आई कौन सा? तो आई आर एम एस। यानी कि बी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, वेर बी एंड आई आर आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? तो सपोज इन अ सर्किट V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देन जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो VI होता है, और उसके साथ जो वोल्टेज इंटू करेंट है वो कौन सा है? तो ये वोल्टेज को लेते हैं और इस करंट को लेते हैं। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या डालेंगे? तो डालेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इस I के जगह पे क्या डालेंगे? तो I के जगह पे डालेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ गए? इसी को डालेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम समझते हैं, आगे समझते हैं। अब अभी हमने इंस्टेंटेनियस पावर को देखा, और इंस्टेंटेनियस पावर हमारा क्या हो रहा है? तो इंस्टेंटेनियस पावर हो रहा है V इंटू आई, और ये होता है V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब आप इस V को, ये वाला V का वैल्यू डाले और I का वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे पुट किए। तो चलिए अब आगे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज पावर, जिसे हम लोग ट्रू पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू पावर कहते हैं, और हाँ, ट्रू पावर कहते हैं। ठीक है, एवरेज पावर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू पावर कहते हैं, या ट्रू पावर कह लीजिए, या रियल पावर कह लीजिए, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए, ट्रू पावर या रियल पावर, इसे हम लोग वास्तविक शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है? द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इन एन एसी सर्किट ओवर अ फुल साइकिल इज कॉल्ड एवरेज पावर। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट ही होता है। तो एवरेज पावर को पी एवरेज से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, और यहाँ पे वी आर एम एस का वैल्यू डालेंगे, आई आर एम एस का वैल्यू क्या डालेंगे? वी आर एम एस का वी नॉट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस का आई नॉट अपॉन रूट टू, और कॉस फाइव के जगह पे कॉस फाइव। फिर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो रूट टू से रूट टू गुना होकर के 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन 2। और जब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं हम आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, और इसे हम कह सकते हैं भी स्क्वायर आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर। अब ये कैसे होता है हम ये आपको क्लास में समझाएंगे, अभी के लिए आप याद रख सकते हैं इसको। ऐसे कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं, आप डायरेक्ट देख के भी याद रख सकते हैं, बट हम क्लास में एक बार बोल देंगे। ठीक है, अभी देखिए अपेरेंट पावर और वर्चुअल पावर को। तो अपेरेंट पावर और वर्चुअल पावर क्या होता है? तो द प्रोडक्ट ऑफ अपेरेंट वोल्टेज एंड अपेरेंट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड अपेरेंट पावर। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अपेरेंट पावर जो होता है वो बी आर एम एस आई आर एम एस सीधे होता है, यहाँ पे कॉस फाई का टर्म नहीं होता है। और इसमें बस याद रखने का यही तरीका है कि अपेरेंट पावर में कॉस फाई का टर्म नहीं होता है, और ये जो वैल्यू होता है वो वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 हो जाता है, क्योंकि बी आर एम एस का वैल्यू डालिएगा तो रूट टू से रूट टू गुना होकर 2 हो जाएगा। आपको ये याद कर सकते हैं। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग समझते हैं पावर फैक्टर को, कि पावर फैक्टर एक्चुअल में है क्या। चलिए देखते हैं पावर फैक्टर क्या है।
अब हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर को। तो पावर फैक्टर क्या होता है, तो सिंपली समझेंगे। पावर फैक्टर हम वो कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कॉस फाई हमारा क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया। ठीक है, कॉस फाई इट मीन्स क्या, पावर फैक्टर। इसे हम लोग शक्ति गुणांक पे कहते हैं हिंदी में। चलिए आगे समझते हैं इसको। थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। 2 पॉइंट है, इट मे बी डिफाइन एज कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ लैग और लीड दैट इज़ कॉस फाई। और सेकेंड पॉइंट है, कॉस फाई को हम लोग, कॉस फाई का एक और फार्मूला होता है जिसे हम लोग आर बाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या कहता है, सेकेंड टर्म को समझिए। सेकेंड टर्म कहता है इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस दैट इज़ आर बाई जेड। एक ये फार्मूला हो गया। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं क्या है। तो थर्ड पॉइंट में द रेशियो इज इक्वल टू ट्रू पावर बाय अपेरेंट पावर, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस फाई कहलाता है। तो इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ये यूनिट है वाट अपन वोल्ट एम्पियर, किलो वाट अपन किलो वोल्ट एम्पियर, ये इसका होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर सर्किट को। किसको देखते हैं, आर सर्किट को। आर सर्किट क्या होता है, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें सोर्स कौन सा दिया हुआ है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स दिया हुआ है जिसे हम लोग वी नॉट साइन ओमेगा टी कहेंगे। आई दिया हुआ है, तो इस टाइम पे करंट का वैल्यू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। पीक करंट होता है आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। फेज क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है इसका। हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो फेज है वो 0 होता है। अब चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा होता है पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर, जिसे हम लोग कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे फेज़ का वैल्यू क्या था, 0, यानी कि कॉस 0। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि पावर फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। अब हम समझते हैं पावर। तो पावर को समझने के लिए किसी भी सर्किट में, ओनली आर सर्किट है, ओनली एल सर्किट है, ओनली सी सर्किट है, किसी भी सर्किट में पावर हम कैसे याद रख सकते हैं, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई करेंगे। अगर ये हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा पावर का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे भी निकाल के दिखाते हैं हम आपको। तो क्या होगा, पावर P इज इक्वल टू कर दिए वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो कैसे हम पावर निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई का वैल्यू हमने कितना निकाला है जी, बताइए। कॉस फाई का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 1 निकाला है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू 1। समझ गए। अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं वी नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2। अब रूट 2 से रूट 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इस केस में पावर का क्या वैल्यू निकल रहा है, इस केस में पावर का वैल्यू निकल रहा है वी नॉट आई नॉट बाई 2, जहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब टाइम डिफरेंस की बात करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं जी, बहुत और भी 2 कॉन्सेप्ट को देखना है। तो यहाँ पर टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे जी, टी अपॉन 2 पाई इंटू फाई। फाई कितना है, तो फाई यहाँ पे हमारा 0, कितना 0, तो 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि टाइम डिफरेंस मेरा निकल गया 0। अब फेजर डायग्राम को देखते हैं। फेजर डायग्राम को समझिए। फेजर डायग्राम क्या है, तो फेजर डायग्राम कुछ नहीं, बोथ आर इन सेम फेज होंगे, और जो वोल्टेज और करंट क्या होगा, दोनों सेम फेज में होगा, इतना समझ लीजिए। अब समझते हैं एल सर्किट के बारे में। चलिए यहाँ पे एल सर्किट में क्या होगा, एल सर्किट में एक सर्किट बनाएंगे जिसमें इंडक्टर को लगाएंगे और कौन सा सोर्स देंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज का सोर्स देंगे। उसका वैल्यू क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। समझ गए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि करंट का क्या वैल्यू होगा। तो करंट का वैल्यू देखिए, करंट का वैल्यू क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। और यहाँ पे फेज़ का वैल्यू क्या होगा जी, तो 90 डिग्री होगा, और क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। समझ गए, यानी हम यहाँ करंट का वैल्यू ये देख करके यहाँ पे क्या है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि फेज क्या है। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे पीक करंट क्या है। तो यहाँ पे पीक करंट होगा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सएल। इतना समझ गए। एक्सेल को पुट कर दीजिए, क्या पुट कीजिएगा, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ये हमारा निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आई नॉट भी निकल गया, पीक करंट भी निकल गया। समझ रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। आगे हम समझेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्या समझेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो समझिए यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है जी, वोल्टेज एंड करंट के बीच 90 डिग्री और प्लस पाई बाई 2 है। तो प्लस पाई, जैसे हमें फेज का पता चल गया तो हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, अरे कहिए ना। फेज का पता चल गया तो पावर फैक्टर निकालना कितना आसान हो जाता है, कॉस फाई, और फाई के जगह पे क्या डालेंगे, पाई बाई 2, यानी कि कॉस पाई बाई 2, यानी कि कॉस पाई बाई 2 कितना, बोलो,
कॉस पाई बाई टू हमारा 0 होता है, तो निकल गया। अब जब जैसे ही हम पावर फैक्टर निकाल लिए, क्या निकाल लिए, जैसे पावर फैक्टर निकल गया तो पावर निकालना आसान होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या, कॉस फाई। और कॉस फाई का वैल्यू कितना है जी, कॉस वैल्यू 0, यानी कि पावर का वैल्यू क्या, 0 से मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी चीज़ में तो क्या देगा, 0 देगा। इतना बात समझ में, यानी कि पावर का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस चीज़ों को भी समझ गए। अब हम समझते हैं टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, T/2 पाई गुने फाई। अब देखिए फाई का वैल्यू क्या निकाले थे, फाई का वैल्यू हमारा क्या था, पाई/2 था। फाई का वैल्यू क्या था जी, पाई/2, यानी कि T/2 पाई इंटू पाई/2 करेंगे। अब देखिए पाई से पाई कट गया, नीचे क्या बचा 2, और यहाँ पे भी 2, तो हम क्या कर सकते हैं, टी बाई ये 2 गुने 2 करके कितना आ जाएगा, T/4 आ जाएगा। है क्या टाइम डिफरेंस T/4, देखिए ना टी कितना है, टाइम डिफरेंस T/4 है। हमें लग रहा है ये भी आपको याद होगी। अब लास्ट है आपका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को समझिए। फेजर डायग्राम, वोल्टेज लीड्स द करंट बाई कितना, पाई/2। वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से कितना से, पाई/2 से। तो देखिए पहले अब सेम फेज में था, अब क्या हुआ, इधर भी करंट और इधर ही क्या, वोल्टेज। अब वोल्टेज कैसे बढ़ा, पाई/2 एंगल यहाँ पे चला गया, कितना डिग्री से, पाई/2 से। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो वोल्टेज लीड कितना से कर रहा है, पाई/2 से कह रहा है। चलिए ठीक है, इस बात को समझ लीजिए डायग्राम देख करके। अब वहीं पे एक्सेल का फॉर्मूला है, एक्सेल का फॉर्मूला ये पहले भी समझ सकते थे, एक्सेल ओमेगा इन 12, तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैसे हो रहा है इस चीज़ों को समझिए, हम बता देते हैं। मान लीजिए एक्सेल का फॉर्मूला हुआ ओमेगा इंटू एल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। अब यहाँ पे समझिए एल भी कॉन्स्टेंट, 2 पाई भी कॉन्स्टेंट, तो वेरिएबल कौन सा, खाली फ्रीक्वेंसी बचा। यानी हम कह सकते हैं कि सारा टर्म कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कौन, फ्रीक्वेंसी। तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी एक्सेल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ आपका बनेगा इस तरीके का। हमें आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट में। तो कैपेसिटिव सर्किट में कुछ नहीं है, सी लगेगा रहेगा, और वोल्टेज क्या लगेगा, V = V0 साइन ओमेगा टी लगेगा। करंट हो जाएगा I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, यानी प्लस पाई/2 है। तो फेज क्या होगा, तो फेज आपका होगा 90 डिग्री या माइनस पाई/2। ये आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीक करंट का बात कर लेते हैं। पीक करंट होगा V0/XC। एल सर्किट में क्या होता था, V0/XL होता था। यहाँ पे पीक करंट, यहाँ पे कैपेसिटिव है, तो क्या होगा, I0 = V0/XC। और XC का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, V0/1/ω/C। तो क्या हो जाएगा, V0 × ω/C, ठीक है। तो क्या ओवरऑल क्या फार्मूला बनेगा, बोलो। ओवरऑल फार्मूला हम लोग जानते हैं V0 × ω/C, और ओमेगा के जगह पे 2 पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू C, तो क्या बनेगा, V0 × 2 पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू C। ये वाला हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। चलो ठीक है, पीक करंट समझ गए। फेज डिफरेंस हमने पहले ही बता रखा है, क्या आएगा यहाँ पे, 90 डिग्री या माइनस पाई/2। अब पावर फैक्टर हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos फाई होता है। क्या होता है, cos फाई। फाई की जगह पाई/2 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, cos पाई/2। cos पाई/2 या cos माइनस पाई/2 क्या होता है जी, 0 ही होता है, ये आपको पता है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग ऐसे निकाल देंगे, यानी कि अगर हमारा, एक बात समझिए, एक बात क्या समझिएगा जी, एक बात समझिएगा, अगर मान के चलिए अगर आपका जो पावर फैक्टर है वही 0 हो जाता है, जब वही 0 हो जाता है तो पावर क्या होता है, 0 ही कहलाता है। कैसे, तो पावर का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, इन जनरल पावर का फॉर्मूला VRMS × IRMS × cos फाई। ये आप अच्छे से जानते हैं। और इस केस में क्या है, cos फाई हमारा क्या है, 0 है, यानी 0 में किसी चीज़ से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। इस केस में हम क्या कहेंगे, पावर = क्या, पावर = क्या, 0। पावर = क्या, बोलो बाबू, पावर = 0। हमें लग रहा है आपको ये चीज़ याद हो गया। अब लास्ट एक टाइम डिफरेंस देख लेते हैं और एक फेजर डायग्राम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं टाइम डिफरेंस क्या होगा बाबू। तो T/2 पाई इंटू फाई। फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, पाई/2, ठीक है, T/2 पाई इंटू पाई/2। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, नीचे में 2 ऊपर 2, तो नीचे में 2 और नीचे में 2, तो T/4 हो गया, यानी टाइम डिफरेंस T/4 यहाँ पे निकला हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे निकला हुआ है। चलिए आप इस बात को समझ गए होंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या देखते हैं, फेजर डायग्राम है। एक लास्ट हमारा क्या है, फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम को अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। तो फेजर डायग्राम समझते हैं। फेजर डायग्राम क्या कहता है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई/2। करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से लीड कर रहा है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई/2 से। तो देखो मान के चलो पहले यहाँ पे
वोल्टेज और करंट दोनों था, क्या था, वोल्टेज भी था और करंट भी था। इस केस में क्या हो रहा है, करंट ना π/2 से आगे चल गया वोल्टेज से, कितना से, π/2 से। तो इसके बीच जो फेज का एंगल बना वो कितना बना है, π/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज से कितना आगे होगा करंट, π/2। वोल्टेज पीछे रह गया करंट से, यानी कि वोल्टेज से आगे बढ़ गया π/2 करंट, या यहाँ कह सकते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज बाई π/2। यही बात को समझना हो। दो फेजर डायग्राम अब जान लीजिए कि यहाँ पे XC का बात करेंगे, कैपेसिटिव है तो XC बराबर 1/ωc होगा रे, 1/c। हम ओमेगा का वैल्यू क्या जानते हैं, ओमेगा का वैल्यू जानते हैं 2 फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सी भी हमारा कांस्टेंट और 2π भी कांस्टेंट, तो क्या बचा 1/फ्रीक्वेंसी, यानी कि XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बना ना 1/। तो देखो अब इस केस का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा बनता है। देखो इस केस में ग्राफ हम लोग कैसा बनाते हैं, तो ऐसा कर देते हैं और यहाँ पे कहेंगे XC है, यहाँ पे कहेंगे फ्रीक्वेंसी है और ऐसे है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XC क्या होगा, घटेगा, इन्वर्सली है ना जी। XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो क्या होगा, XC घटेगा। चलो ठीक है।